जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है अनीमिया। और अनीमिया मैं नीचे भी बैठा हुआ बात कर रहा था, ये कितना बड़ा टॉपिक है कि शायद एक लेक्चर जो है इसके लिए नाकाफ़ी है। लेकिन बहरहाल हम इसकी हज़ारों कॉजेज़ हैं, हज़ारों वजूहात हैं, और जब से दुनिया कायम हुई है लोग कमज़ोरी के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से इसको दूर किया जाए। उसमें डॉक्टर भी लगे हुए हैं, साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, और इसकी वजह से जो सबसे बड़ा मसला होता है कि जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता, वो है ऑक्सीजन। तो जो लोग अनीमिया का शिकार होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। लिहाजा ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की वो ऑक्सीजन है, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो उसका ज़िंदगी के जो बाकी आसार हैं वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाते हैं और मुश्किल भी हो जाता है। और इंसान की डेथ भी उसी वक्त होती है जब उसको ऑक्सीजन उसकी बंद हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा सबब है इंसानी ज़िंदगी के कायम रहने का, और ये इस पे बहुत सारा काम भी हुआ है। लेकिन फिर भी खुदा ने की जो बनाई मखलूक है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको समझना तो बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल हम इसका अहाता करेंगे। पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अनीमिया क्या है, कितनी टाइप्स का है, किस किस्म का होता है, क्या क्या इसकी काजेज़ हैं, और बहुत डिटेल से मैं नहीं समझता कि एक सेशन में हम इसको कवर कर सकेंगे। लेकिन हम आपको एक रोड मैप ज़रूर देंगे कि आप इस पे चल के इसका तदारक कर सकें। इतना हम ज़रूर आज कर लेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि बहुत क्या क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिसको हम अगर देखें तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, कौन सी ऐसी अद्वियात हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम गौर करें तो हम इसका हल निकाल सकते हैं। और इसका हल है, लेकिन उसका हल तभी निकलेगा जब हम इसका कोई सबब हमें पता होगा, तो फिर तो निकल आएगा। लेकिन अगर आप सिम्टम पे रह के काम चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका हल नहीं निकलेगा। तो सिम्टम तो एक ही है ना कि खून की कमी, और खून की कमी है तो आपको ऑक्सीजन की खपत आपकी पूरी नहीं होगी तो आपको मसला होगा। लेकिन इसके हज़ारों काजेज़ हैं जिसको मैं डिटेल से मैं भी डिस्कस करूँगा, और डॉक्टर कर्नल नैयर साहिबा भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आए जी आप। कोशिश मैं करूँगा कि थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कोई ऐसा रोड मैप दे दूँ कि आप आसानी से इसको ठीक कर सकें। लेकिन ये हर इंडिविजुअल को समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसकी कॉज क्या है और इसकी वजह क्या है, तब जाके मामला हल होगा। जिसकी मैं ज़ोर बहुत देता हूँ और लोगों को शायद ये बुरा भी बड़ा लगता है कि इस किस्म की ये बात क्यों करता है। सिम्टम तो एक ही है ना, अनीमिया, और काजेज़ आपने बहुत सारी देख ली होंगी कि इसकी वजूहात कितनी सारी है। तो फिर आप कैसे सिम्टम पे जाएंगे? मुश्किल है ना जब तक आप नहीं। और फिर आप देखेंगे दवाइयाँ कैसी कैसी फिर आती हैं, उस कॉजेज़ पे मेडिसिन निकलेंगी, और फिर वो इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आती है। इसलिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है। कुदरत ने एक तरीका रखा हुआ है, एक ही तरीका रखा है, चाहे वो सोशल मसाइल हैं, चाहे वो फिज़िकल मसाइल हैं, दुनिया के जो भी मसाइल हैं, उसका नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट एक ही है कि आपको काज का पता हो,
और आपको रेमेडी उसके पास, उसके लिए आपको कोई रेमेडी होनी चाहिए। बंदा एक भूखा है, गुर्बत की वजह से भूखा है, आप उसको 10 रुपये दे दें, वो एक वक्त तो खा लेगा, फिर भूखा रहेगा जब तक आप उसको किसी रोजगार पे नहीं लगाते, उसको 10 रुपये कमाने नहीं सिखाते। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस साइंस को, जो इतनी खूबसूरत साइंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको ये शुरू से ही जदीद थी, लेकिन ये डी ट्रैक हुई है। इसको हम वापस ट्रैक पे ला रहे हैं, और वापस ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल होता है कि आपको फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, आपको एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ती है, आपको पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, आपको बड़ा कुछ पढ़ना पड़ता है। ये इतना गोरख धंधा है। फिर बंदा कहता है यार वो जो बंदा बात करता था ना, वो तो वही ठीक है यार, कोई सिम्टम पे कोई दवाई शवाई इधर उधर लगा के गुजारा चलाया जाए। तो गुजारा तो अब आगे नहीं चलेगा, वो काम ख़त्म हो गया। वक्त जितना आगे आता जाएगा आपको इसी एंगल से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपका गुजारा मुश्किल नहीं है। तो सेकंड जो हमारा पार्ट होता है थेराप्यूटिक्स का, उसमें हम देखते हैं कि असूल इलाज को भी हम पढ़ते हैं कि असूल इलाज क्या होने चाहिए। जो ऑर्गेनन में उसने बड़े वाजे लिखे हैं, जो 291 अफरोज़म है, उसमें से आज जो हमारे पास अफरोज़म है 158 अफरोज़म है। वो कहता है इब्तदाई घंटों में मर्ज में कदरे इजाफा एक अच्छी अलामत है। हाथ बीमारी पहली ही खुराक पर अच्छा असर दिखाएगी, और ऐसा होना भी चाहिए। तो एक्यूट डिजीज की बात कर रहा है कि एक्यूट डिजीज देखें आपको टाइम नहीं देती ज़्यादा लंबा चौड़ा, लिहाजा उसके बारे में ये गुफ्तगू कर रहा है कि उसमें आपने क्या तदाबीर करनी है, कैसे आपने करना है। इब्तदाई घंटों में मर्ज में कदरे इजाफा एक अच्छी अलामत है। हाथ बीमारी पहली ही खुराक पर अच्छा असर दिखाएगी, और ऐसा होना भी चाहिए। पहली जब खुराक आप देंगे ना, तो मरीज कहेगा मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया है। ये सेकंडों और मिनटों की बात होती है। और दवा को बीमारी से कदरे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, तभी ये बीमारी पर हावी होगी। जिसके हम कहते हैं ना कि जो एक्यूट डिजीजेस में इसकी पोटेंसी का जो इस्तेमाल है, वो आप अगर 6 से फॉक्स से क्यू से शुरू कर देंगे तो फिर गया आपके हाथ से काम नहीं हो। डॉक्टर साहब ने कहा ना कि फौरन ब्लड लगाना पड़ेगा, वगरना बंदा हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ जो एक्यूट डिजीजेस में इसकी सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, वो कहता है बीमारी से ताकतवर होनी चाहिए, और एक्यूट कंडीशन में बीमारी बहुत ताकतवर होती है। एक्यूट कंडीशन में बीमारी बहुत ताकतवर होती है। मसलन किसी को सांप ने काट लिया, तो आपको वो टाइम तो नहीं होगा, आप कहेंगे जी मैं 30 में शुरू करता हूँ लेक्सेस या कोई, तो वो तो काम हो गया उसका। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पोटेंसी आपको बड़ी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा डिल्यूशन में आपको जाना पड़ेगा। 1M 10M से आप स्टार्ट लेंगे, 1M 10M से स्टार्ट लेना पड़ेगा। और दवा को बीमारी से कदरे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, तब भी ये बीमारी पर हावी होगी और इसे खत्म करेगी। जैसा कि एक कुदरती बीमारी इससे मिलती जुलती दूसरी बीमारी को इस वक्त खत्म करेगी जब वो पहले वाली से ज्यादा ताकतवर होगी। जैसे उसने कई दफा जिक्र किया है कि कमजोर बीमारी पे जब दूसरी बीमारी, बड़ी बीमारी आ जाएगी उससे मिलती जुलती, तो वो पहली बीमारी को उसने खत्म कर देना है। जिसे उसने काउ पॉक्स में, जिसे उसने चिकन पॉक्स में, उसने मीजल में जिक्र किया हुआ है। अगर आप इसको पढ़े तो जब कमजोर बीमारी जिस्म में मौजूद होगी और उससे मिलती जुलती ताकतवर बीमारी जब जिस्म में दाखिल होगी, तो वो पहली बीमारी को खत्म कर देगी। इसी में वो कह रहा है कि एक्यूट केस जो होता है वो क्या होता है, शिद्दत में होता है, उसके अंदर शिद्दत पाई जाती है। तो उस शिद्दत, उसकी भी शिद्दत है, तो आपको भी तो ताकत जो दवा की देनी है वो भी आपने शिद्दत वाली देनी है, और उस लेवल की देनी है जिस लेवल की डिजीज है। मैसेज जैसे अगर पॉइजनिंग है तो फिर पॉइजन ग्रुप से आपको जाना पड़ेगा, तो जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रुप में आपको जाना पड़ेगा, ये भी बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि आपने फर्ज करो उसको
सांप ने काट दिया तो आप उसको बेलाडोना देते रहेंगे तो आप कहेंगे मैं इससे ठीक कर लूंगा, नहीं, उसको उस पॉइजन ग्रुप से जाके आपने, या आप ये कहते हैं कि जी मैं प्लांट ग्रुप से दे देता हूं या वेजिटेबल ग्रुप से दे देता हूं, तो नहीं, आप उसको पॉइजन, अगर प्लांट भी है तो पॉइजन ग्रुप से आप सिलेक्ट करेंगे। आप मिनरल भी कोई सिलेक्ट करेंगे तो पॉइजन ग्रुप से सिलेक्ट करें। इसी तरह स्नेक पॉइजन हैं, वो भी आप उस पॉइजन ग्रुप से सिलेक्ट करेंगे, तब उस पर असर होगा, पोटेंसी भी हैवी होगी, और दवा जो जिस ग्रुप से आपने देनी है वो बीमारी की नीयत को जान के देनी है, फिर मामला चलेगा, अदरवाइज मामला नहीं चलेगा। तो इसमें वो बड़ा क्लियरली मैसेज आपको दे रहा है कि जो लोग मदर टेंचर का इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि एक्यूट में आपके पास वक्त की कमी है, लिहाजा आप जो पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे और बीमारी से ताकतवर पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे, तब एक्यूट केसेस में ठीक हो। और इसमें अगर आप ज्यादा टाइम मरीज को देंगे तो मरीज आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन दोनों को बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। बंदे को फूड पॉइजनिंग हो गया, उसको उसमें चला गया है, या बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो आप कहते हैं मैं अब इसको 3x देनी शुरू कर दूंगा, मैं 4x देनी शुरू करूंगा, भाई काम नहीं चलेगा, बंदा आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए ये अफरोजम इस बात की दलील है जो मैं अक्सर कहता होता हूं कि उस वक्त जिस शिद्दत की बीमारी है उसी ग्रुप से मेडिसिन आनी चाहिए, और पोटेंसी का जो इस्तेमाल है उस वक्त ताकतवर पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत ही एग्रीवेशन होती है, अगर शिद्दत बीमारी में आती है, तो ये इसको समझें कि मैं दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहा हूं। समझ आ गई जी? थोड़ी सी शिद्दत आ जाती है, डिस्ट्रक्शन लेवल पे अगर इजाफा हो रहा है तो वो नहीं, एक्यूट में इतनी जल्दी डिस्ट्रक्शन नहीं होती। डिस्ट्रक्शन का जो सेलुलर लेवल पे डिस्ट्रक्शन शुरू होगी वो थोड़ा टाइम लेगी। में अगर एक्यूट फेज आ गया, एक्यूट क्रॉनिक में फेस आ गया तो उसको एज ए एक्यूट ही डील हम करेंगे ना, उसको एज ए क्रॉनिक नहीं हम डील करेंगे। अगर इजाफा हो रहा है तो वो डिस्ट्रक्शन लेवल को वर्स नहीं कर रहा। वहां बात दफा जैसे रीनल फेलियर में बंदा कॉमे में चला जाता है तो एक्यूट फेस तो आ गया, तो वहां भी पोटेंसी जो है ना एक्यूट फेस वाली आप सिलेक्ट करेंगे। वहां भी अगर लो पोटेंसी सिलेक्ट करेंगे तो वहां भी मरीज आपके हाथ से तो वैसे भी जा रहा है, वैसे ही चला जाएगा। और मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि उस वक्त भी एक्यूट फेस में हम जब देते हैं कि उसको फर्ज करें जी वराइटम एल्बम की हम जरूरत पड़ती है, तो वराइटम एल्बम 1 ml देते हैं तो फौरी रिकवर कर जाता है, फौरी रिकवर चाहते हैं। असल में उस वक्त जो रिकवरी चाहिए होती है वो सेकंडों मिनटों में चाहिए होती है। क्रॉनिक एक्यूट फेज जब आता है तो एक्यूट फेज में तो चाहिए, वैसे भी चाहिए होती है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्रॉनिक एक्यूट फेज में भी डिल्यूशन जो है वो ज्यादा फौरी रिकवरी ले आता है। और ऐसे केसेस में बाद दफा 1 m 10 m या जो पोटेंसी हम यूज करते हैं ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, और ऑर्गेनिक भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन वहां यह होता है कि जब आपकी रिकवरी आ जाए या रिकवरी शुरू हो जाए तो आपको रेपुटेशन का जो हाथ है ना वो आपको रोकना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन लेवल पे रेपुटेशन का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जैसे 5-5 10-10 मिनट बाद या घंटे बाद, तो फिर वो खतरनाक अमल होगा। लेकिन अगर आप उसको समझ के और संभल के आप उसको देखते हैं कि रिकवरी, क्योंकि जब आपको दवाई सही लगेगी ना तो रिकवरी आना फौरन शुरू हो जाती है, आपको अंदाजा हो जाता है कि पेशेंट मेरा रिकवर कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि तो वहां अगर एग्रीवेशन हो जाती है तो फिर क्या होगा? तो वहां एग्रीवेशन अगर क्रॉनिक डिजीज में हो जाती है तो हनीमन तो एग्रीवेशन को गुड साइन करार देता है, और मेरे ख्याल में वो गुड साइन ये है कि उस वक्त की जो एग्रीवेशन है वो जान नहीं ले सकती। अगर
रेमेडी आपकी दुरुस्त है। लेकिन बाज दफा यह होता है कि हम ये समझते हैं कि रेमेडी दुरुस्त है और हम केस को सप्रेस कर देते हैं। फर्ज करें किसी की ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग सॉरी पस आ रही होती है, तो हम सलेशिया सीएम की एक डोज दे देते हैं, पस तो रुक जाएगी, लेकिन अगर उसकी कार्डियक पोजीशन ठीक नहीं है, या विटेलिटी उसकी वीक है और डिस्ट्रक्टिव लेवल उसका ज्यादा है, तो फिर उसकी डेथ हो सकती है। ऐसे केसेस में डेथ हो सकती है। वहां आपने नोयत जान के पेशेंट की कंडीशन जान के आपने ये फैसला करना है कि क्या डिस्ट्रक्टिव लेवल इतना हाई है और मैं पोटेंसी को किस लेवल पे रखूं। ये पोर्शन भी अनिमन ये कहता है कि मैं डॉक्टर की स्वाबदीद पे छोड़ता हूं कि वो उस वक्त क्या डिसीजन लेता है ना। ये पोर्शन जो है उसने फिर भी कहा है कि मैं डॉक्टर की स्वाबदीद पे छोड़ देता हूं कि उस वक्त वो क्या डिसीजन लेता है। समझा वो सारा कुछ रहा है, लेकिन आपको उस पे डिसीजन फिर डॉक्टर पे छोड़ देता है कि उस वक्त क्या आपने 1M देनी है, 30 देनी है, 200 देनी है। हार्ट अटैक के मरीज के लिए खतरनाक है। नहीं, आप अगर हार्ट अटैक का मरीज है तो आप उसको देखें, सबसे मीडियम पोटेंसी जो है नॉर्मल, वो आप 1M 10M आप उसको दे सकते हैं, ये रिकवरी कराती है। बाज़ दफा होता है कि सीएम दे देते हैं या 10 आप MM पोटेंसी उस वक्त दे देते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप देखें कि किस ऑर्गन को अटैक हो रहा है। बाज ऐसे मतलब हार्ट है, तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसके सीज होने से इंसान मर सकता है, तो यहां थोड़ा सा संभल के, बाकी फर्क है दूसरे ऑर्गन्स हैं। अब आप देखें ना, जो आपका लिवर है, तो लिवर फेलियर में बहुत टाइम लगेगा, वो वक्त लगाएगा। इससे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, अगर वो बहुत ज्यादा उस पर भी अगर आप समय पे नहीं जाते तो वो भी ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप करके आपको उसकी वजह से भी आपको डेथ हो सकती है। इसलिए वो देखें कि जो केसेस मसलन जैसे आपका प्रोस्टेट का कैंसर है या रीनल फेलियर है, तो रीनल फेलियर वाला भी जाते हुए टाइम लेगा, डूबते हुए ना, जैसे डूबते हुए टाइम लेगा। तो हार्ट वाला जल्दी डूब जाएगा, लेकिन ना बाद जो समुद्री जहाज होते हैं वो डूबने में महीना लगा देते हैं, पता चल जाता है डूब रहा है। तो बाहर कश्तियां जो होती है ना फौरन उलट के डूब जाती हैं। तो ये तो देखना होता है, उस सिचुएशन को आपने हैंडल करना होता है कि वो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन जो कुछ ऑर्गन ऐसे जैसे स्पेशली हार्ट है, इसको बड़े टेक्निकली और बड़ी फेमोफ्रासस से और बड़ा क्विकली, टाइम टेकिंग भी इसमें हमारे पास टाइम भी नहीं होता, तो इसको तो बड़ी समझदारी से, बड़ी अक्लमंदी से इसको ट्रीट करना चाहिए। और स्पेशली इसको, और जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे, नौमलूद बच्चे होते हैं, इनके डिसीजेस को भी बड़ा केयरफुली आपने, इसलिए बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं वो दुनिया में एक तो वैसे कम होते हैं, और दूसरा ये जो इसलिए इससे लोग घबराते भी हैं दिल के और बच्चों के स्पेशलाइजेशन करने में, कि ये जरा थोड़ा इसको मुश्किल समझा जाता है। दुनिया में ये दो फील्ड ऐसी हैं जिसको जरा डिफिकल्ट समझा जाता है। बाकी ये है कि आपके पास अटैक करने का, आपको मेडिकेशन करने का मौका मिलता है, मौका दिया जाता है कि आप, जैसे एक रीनल फेलियर का केस है, तो वो मरते मरते भी अगर बिल्कुल भी ड्रॉप हो तो वो महीने लगा देता है। इसी तरह जो लिवर का केसेस है, CLD जाके 12 साल में CLD में जाता है। आप दुनिया का कोई इलाज ना करें तो लिवर डिजीज वाला 12 साल जाके CLD में कन्वर्ट होता है। आप अंदाजा लगा लेंगे, जो हेपेटाइटिस C का पेशेंट है, ये WHO वालों का जो है ना, उनका सर्वे है, तो उसमें आपको देखें कितना टाइम वो दे रहा है। इसी तरह बोन डिफॉर्मिटी है, वो भी बड़ा टाइम लेती हैं, आस्ता आस्ता ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। तो कुछ ऑर्गन हमारे ऐसे हैं जिनमें हमें फौरी और बड़ा संभल के काम लेना होता है। नेक्स्ट आते हैं जी। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अच्छा, नेक्स्ट आज जो हमारे पास टॉपिक है वो अनीमिया है। अनीमिया इज ए कंडीशन in which there is a
deficiency of red cell or of hemoglobin in the blood, resulting in the pallor and weariness. Hemoglobin is the main protein in the red blood cell. It carries oxygen and deliver it throughout the body. मसला ये है कि जो हीमोग्लोबिन है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके बॉडी में आ जाती है, यही उसका काम है। और वो ऑक्सीजन अगर आपके सेल लेवल पे या टिश्यू लेवल पे नहीं पहुंचती तो इसका मतलब वो टिश्यू भी, वो सेल भी, उसकी डेथ हो सकती है। तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो आपकी ऑक्सीजन, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आपके अक्सर आपके पास लोग आते होंगे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम में आते हैं, तो बाज़ दफ़ा हम उसको एस्थमा की दवाई दे देते हैं, सांस की। तो बेसिकली वो सांस का मरीज़ ही नहीं होता, उसकी तो हीमोग्लोबिन लेवल ही गिरा होता है, 4 है या 5 है या 6, तो ब्रेथलेस हो रहा होता है। तो हम कहते हैं जी ओ जी चलें जी हम इसको इनहेलर दे देते हैं, तो वो बेचारा वैसे ही देखें। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए फ़ौरन जो बेसिक टेस्ट में है वो टेस्ट फ़ौरन जो एक बेसिक टेस्ट होता है वो ब्लड सीपी करवाया जाता है। आप किसी भी उसके पास चले जाए ना, जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी, तो वो आपको जो 2-3 टेस्ट लिखेगा उसमें पहला टेस्ट जो है ना वो आपको ब्लड सीपी लिख के देगा, और दूसरा टेस्ट वो आपको लिखेगा यूरिन आरई लिख के देगा। ये कॉमन प्रैक्टिस इसलिए है कि आपको पहले ही पता चले जाए कि आपके जो आप देखें ना, जो डॉक्टर साहब आपको MCH और MC वो सारी ब्लड की पिक्चर, तो कहता है उसको देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। तो ब्लड सीपी जो कंप्लीट पिक्चर है ब्लड की, मैं ये समझता हूं कि इसको तो बार बार समझने की बड़ी जरूरत है, बार बार देखने की जरूरत है, बार बार समझने की जरूरत है। इसमें बेशुमार मसाइल का हल आपको नजर आ जाता है कि अगर आप इसको ब्लड सीपी को समझने की। तो मतलब इसकी तो मैं कहता हूं कि बड़े रिपीटेड लेक्चर ब्लड सीपी पे होने चाहिए, क्योंकि इसमें तो छोटी ऐसी ऐसी चीजें हैं कि बस देखने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि आप उसको ब्लड सीपी करवाएं ताकि आपको पता चले कि इसकी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है क्या। फिर फर्दर जो है आपकी जो है जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आपको इसलिए किया जाता है कि फिर बाद में देखेंगे, इसके बाद चलेंगे कि क्या उसके गुर्दे फेल हो रहे हैं, उसको लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, उसके हार्ट का कोई, आप देखें ना हार्ट भी अगर आर्टरी नैरो है और ब्लड सप्लाई भी पूरी नहीं आ रही तो फिर भी आपको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह फेफड़ों की अपनी कोई डिजीज है तो उसमें भी ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह अगर रीनल फेलियर है तो उसमें भी ऑक्सीजन ब्लड हीमोग्लोबिन लो है तो उसमें, तो ये तो फिर सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम मैं यही कह रहा हूं कि मैं बार बार आप इस बात पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं मतलब इतना तो सुकरात से किसी पूछा था कि कितना जानते हो, तो वो कहता था बहुत कुछ जानने के बावजूद कुछ नहीं जानता। लेकिन इतना तो हमें समझ होनी चाहिए, इतनी तो हमें समझ होनी चाहिए कि यार एक अनीमिया जो है, जो जिसको हम कहते हैं कि खून की कमी है और आरबीसी की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, वो एक अलामत है ना। उस अलामत के पीछे कितनी कहानियां हैं, कितने सोर्स हैं। तो आप क्यों आंखें बंद करके बात कर रहे हैं? कहने का मकसद यह है कि आप क्यों आंखें बंद करके बात कर रहे हैं कि हम बस इसको सिम्टोमेटोलॉजिकली देख लेंगे। मतलब क्यों आंखें बंद करके बात कर रहे हैं? मतलब आपको डॉक्टर साहब ने कितनी, और मैंने भी बहुत सारी कॉजेज लिखी हुई हैं। इतनी कॉजेज हैं कि मैंने चौथा हिस्से कॉजेज लिखी हैं, इतनी कॉजेज हैं, और उस पे सबके लिए आपको डिफरेंट मेडिसिन आपको मिलेंगी। तो 350 दवाई लिखी गई है, 350 दवाई लिखी गई है 300-350 एनीमिया पे। तो 350 दवाई आप दे देंगे, पर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, कौन सी देनी है।
ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि 350 किसी बोतल में डाल के उसको दी जाए। कि वो है कोई तरीका तो मुझे भी बता दें। नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज मैनी 3 मेजर कॉजेज ऑफ एनीमिया। आप पहले तो यह है कि जो ही एनीमिया का पेशेंट आता है आपको 3 चीजों की तरफ वो फोकस करना है, 3 चीजों की तरफ। मतलब हम आपको एक मतलब ये केस टेकिंग है एक किस्म की, आप इसको समझें कि ये केस टेकिंग है। जो ही एनीमिया का पेशेंट है 3 चीजों पर फोकस करना है। एक, ब्लड लॉस, कि ब्लड जाया हो रहा है, क्या ब्लड जाया हो रहा है या ब्लड बन नहीं रहा। दूसरा क्या है, ब्लड बन नहीं रहा या इंपेयर्ड बन रहा है या कम बन रहा है। ब्लड लॉस हो रहा है, उसको फोकस करेंगे कि लॉस हो रहा है, उसका लॉस को रोकने की कोशिश करेंगे, किस वजह से लॉस हो रहा है। बन नहीं रहा तो फिर उस पर फोकस करेंगे। और तीसरी जो चीज को हमने फोकस करना है वो हमने ड्रग को फोकस करना है कि इसको पहले क्या था, इसने कोई दवाई खाई है, आपने ने पूरा चैप्टर डॉक्टर साहबा ने आपको ड्रग्स पे दिया है। तो केस टेकिंग में हमने फोकस क्या करना है, 3 चीजों पे फोकस करना है। लॉस पे, अनीमिया क्या होगा, या तो ब्लड जाया हो रहा है, यही बात उन्होंने की है ना। मैं तो आपको अब थोड़ा सा समराइज करके मैं जरा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेंगे। आपने उस तरह पढ़ना है ना तो बड़ा डिटेल है, जितना मर्जी है पढ़े, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा श्रिंक कर रहा हूं और आपको रास्ते पे ला रहा हूं, गाड़ी पे बिठा रहा हूं कि चलें आप बैठे टिकट लें और चढ़ें गाड़ी पे। उसके लिए जरूरी है कि जो ही मैंने अनीमिया का पेशेंट आया आपने 3 चीजों पे फोकस करना है। फौरन 3 क्वेश्चन आपके रेज होने चाहिए। और 3 क्वेश्चन रेज होने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट नहीं लगता। ब्लीडिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है, बन नहीं रहा, दवाई तो नहीं कोई इस्तेमाल की, वहां डिसाइड करना आपने, फिर आगे चलते हैं। लोग कहते हैं ना घंटों हिस्ट्री में लगते हैं, यहां ये मिनट के अंदर की बात है कि आपने डिसाइड करना है। 3 क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन, उससे आगे फिर मजीद क्वेश्चन रेज होंगे। अगर आपने पहले ये अनीमिया की कहानी शुरू, अच्छा तो पहले ही आपने फेरम की सिम्टम शुरू कर दी, पहले ही आपने जनाब कैडमियम सल्फ की सिम्टम शुरू कर दी, आपने 300 दवाइयों की सिम्टम मुझसे पूछ के आप उस पर पहुंचेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 4, 6, 8, 10, 15, 1 महीना लग जाएगा। आपने सिम्टोमोलॉजी करना है ना, 300 दवाई की फिर सिम्टम याद रखें। उसमें एक दवाई की सिम्टम में कितना टाइम लगेगा, 4, 5, 6 मिनट लग जाएंगे एक दवाई की सिम्टम में, फिर दूसरी के, फिर तीसरी के, फिर चौथी के, फिर 5वीं के, फिर 100, 200, 300। अगला नारा तकबीर और अल्लाह अकबर करके पहुंच जाएगा कब्र में। 3 क्वेश्चन बनते हैं पहले, ब्लड लॉस, ब्लड की प्रोडक्शन का, ड्रग्स का। हम आपको आसानी की तरफ लेके जा रहे हैं जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये हालांकि ये बड़ा आसान से कुली है। अगर आप समझ लें, जब इस्लाम आया ना तो लोगों ने कहा बात से रसूल पाक को बात सही कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे बाबा अजदाद ने ये कहा था कि ये बात ठीक है। यही बात थी ना। लिहाजा वो जिस ट्रैक पे लोग चढ़े हुए ना उनको वहां से उतारना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अक्लमंद जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि बात सही है या गलत है। ये जो खुदा ने दिमाग दिया ना, ये आपको डिसाइड करता है कि ये बात सही हो रही है या गलत हो रही है। तो 300 का अलामात का आसान है, जैसे मैं चल रहा हूं ऐसे आसान है। आगे चलते हैं जी। एक्यूट ब्लड लॉस, फिर आगे 2 सवाल आ जाएंगे कि ब्लड लॉस एक्यूट है या क्रॉनिक चल रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब एक्यूट ब्लड लॉस, सबसे पहले तो
आसान सा काम है। और साथ आने वाला भी आपको बता, ओ जी एक्सीडेंट हो गया जी, वो ट्रॉमा हो गया जी, कुछ हो गया जी, ब्लड लॉस हो गया जी, पता लग गया ना आपको। ट्रॉमा, अगर तो ट्रॉमा है तो फिर हम आर्निका देंगे, आप कैलेंडोला देंगे, आप क्रोटेलस देंगे, ब्लड लॉस को हम रोकने की कोशिश करेंगे। ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, आसान तरीका है। बच्चे को नक्सीर आ रही है, एपिस्टॉक्सिस है, हम नक्सीर को रोकेंगे। मां कहती जी बच्चे को नक्सीर है, आप सिम्टोमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, फिर एपिस्टॉक्सिस तो एक मर्ज है ना, एक अलामत ऐसी है कि नक्सीर आ रही है। और फिर नक्सीर, नाक से खून आने के पीछे भी एक लंबी कहानी आ जाएगी कि क्यों आ रही है। कहीं इसको हीमोफीलिया तो नहीं है, कहीं इसको CLD तो नहीं है, तो कहीं मतलब नाक के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने इस एपिस्टॉक्सिस को, जो नाक से खून आता है, इसको, इसके भी कॉजेज हैं, ये देखें हर चीज की एक बड़ी है। लेकिन हम इस चूंकि एक खाका आपको देने की कोशिश करें। उसके बाद उसके गम से ब्लीडिंग आ रही है, अभी एपिस्टॉक्सिस है तो आप उसको मिलीफोलियम की 1 डोज दें, फौरी रुक जाएगी। भेज नहीं है। अच्छा, हम तो सिर्फ 1 डोज दे देते हैं, बच्चा हो तो 1 mg की दे देते हैं, बड़ा हो तो 3 mg की दे देते हैं, ब्लीडिंग फौरन मिनटों में रुक जाती है। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जुल्कफिल, उन्होंने बड़ा एक आसान सा भी फार्मूला बताया था आपको कि फौरन अगर आपके पास कोई दवाई भी नहीं है तो आप कैसे नक्सीर को रोकेंगे। तो उन्होंने कहा था कि फौरन थोड़ी सी बर्फ का एक ट्यूब छोटा सा लें और बच्चे के ज़ुबान पे यूं बिठा के ज़ुबान पे रख दें, उससे भी फौरन रुक जाएगी। हाँ, बर्फ वो थोड़ा सा आप ज़ुबान पे रखेंगे तो उससे रुक जाएगी, ये तो टेम्परेरी। लेकिन आप उसकी कॉज भी देखें, मिलीफोलियम फौरन रोक देगी, फेरम फास्फोरस रोक देती है, अगर मिलीफोलियम नहीं देखती तो फास्फोरस रोक देती है। इसी तरह गम ब्लीडिंग है, तो गम ब्लीडिंग भी जो है ना, पायोरिया है, उसमें आप देखेंगे तो हमारे पास हम क्रोनिक जो गम ब्लीडिंग चल रही होती है, हम उसको एक्सरे की 1 डोज देते थे, वो ठीक कर देती है, मर्क रोक देती है, फास्फोरस रोक देती है, क्रोटेलस रोक देती है। उसके बाद एक और ब्लड का है मेनोरेजिया। ये स्पेशली जो फीमेल्स है ना, इनमें एनीमिया ज्यादा पाया जाता है और उनमें ज्यादातर यूट्राइन प्रॉब्लम, एक तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी है और ज्यादा यूट्राइन प्रॉब्लम की वजह से, कि जैसे मेनोरेजिया है, हैवी ब्लीडिंग है, मेंसेस टाइम पे आते हैं लेकिन प्रोफ्यूज आते हैं। फिर यूट्राइन ब्लीडिंग और वजह से भी हो सकती है, मैलेग्नेंसी की वजह से भी होती है, और उसको भी आपने देखना होता है। जैसे उन्होंने लास्ट में आपको कहा कि जो फेब्रॉइड, ब्लीडिंग फेब्रॉइड है, तो ब्लीडिंग फेब्रॉइड है, तो ब्लीडिंग फेब्रॉइड को हम कैसे रोकेंगे। मेनोरेजिया में आप हमारे पास मेडिसिन होती हैं, अगर आप इसको साइकिल वाइज भी देते रहें, बाज़ दफ़ा तो एक दफ़ा भी हो जाती हैं ठीक, लेकिन आप हर साइकिल पे आप अगर उसको कंट्रोल करें कि जो हैवी ब्लीडिंग रोकनी है, मतलब चाइना आप उसको देते हैं तो वो उसकी हैवी ब्लीडिंग को रोक देती है, एपिकाग उसकी ब्लीडिंग को रोक देती है। और हम जो जिनकी बार बार ब्लीडिंग होने की हिस्ट्री पाई जाती है, हम उनको एपिस्टेरियम की 1 डोज दे के फिर हम एपिकाग दे देते हैं, फिर रुक जाती है। एपिस्टेरियम दे के हम चाइना दे देते हैं, फिर रोक देती है। एपिस्टेरियम दे के हम थलास्पी दे देते हैं, फिर रुक जाती है। लेकिन हम हर केस में जिसमें ये पता चले कि ये हैबिट है इसकी, इस तरह की ब्लीडिंग है, उसमें हम एपिस्टेरियम का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। उसके लिए क्रोटेलस देंगे। तो किस मेनोरेजिया में नहीं, पिट्यूटरी भी, पिट्यूटरी चूंकि पिट्यूटरी जो है वो सोर्स है एक ऊपर से स्टिमुलेशन का, तो वो चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सारकोड है, तो वो थोड़ी सी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्ट्रेंथ मिलती है ताकि वहां से जो स्टिमुलेशन है आप दे सकते हैं उसमें, कि वहां से जो स्टिमुलेशन है उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल जाए। लेकिन जो कॉमन हमारी इसमें इरिजिनोन है,
इरिजरान भी बहुत अच्छा ब्लीडिंग को रोकती है। क्रोटेलस जो सारी दवाइयां नहीं रोकती, वो क्रोटेलस रोक देती है। इसी तरह फेरमफास है, फास्फोरस है। कलकेरिया कार्ब में भी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग पाई जाती है और अक्सर औरतों के पाँव ठंडे होते हैं और उस ब्लीडिंग के साथ आती है तो उसको कलकेरिया कार्ब देते हैं, बहुत अच्छा क्लॉट फ्री होते हैं। क्रोकस में जब बहुत ज़्यादा क्लॉट होते हैं और बहुत दागे नुमा ब्लीडिंग होती है, तो ये आप बहुत ज़्यादा मैंने दवाइयों का रश नहीं डाला। वो जो मेरी कॉमन प्रैक्टिस में, यहाँ ट्रिलियम है, ट्रिलियम भी इस ब्लीडिंग को रोक देती है। ट्रिलियम, उसका इजाफा कर दें, ट्रिलियम। GIT ब्लीडिंग, ये जो गैस्ट्रिक इंस्टाइनल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ब्लीडिंग है उसमें फास्फोरस है, एपिकाक है, चाइना है, क्रोटेलस है, हेमामेलस है। इसी तरह पाइल ब्लीडिंग पाइल आती है। बंदे को आप कहेंगे मैं उसको खून की कमी है। अब उसको खून की कमी है, उसको ब्लीडिंग पाइल है। और अल्लाह के बंदे, आपने ब्लीडिंग पाइल उसकी ठीक नहीं करे तो उसका अनीमिया कैसे ठीक होगा? बताएं ना मुझे, कैसे ठीक होगा? अब उसको मतलब अनीमिया की बेशक दवाइयां देते रहना, जब तक उसको आप पाइल नहीं ठीक करेंगे तो कैसे ठीक हो जाएगा? अब अगर आपको ये मेरी बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो ये कॉजेज आ रही है ना, इन कॉजेज को देखेंगे ना हम, किस सिम्टम को हम देखेंगे। इन कॉजेज की वजह से वो सिम्टम क्रिएट हो रही है ना। सिम्टम के पीछे कोई स्टोरी है ना, उस स्टोरी को देखेंगे या नहीं देखेंगे? अच्छा, लिखा उसने होगा बार मैं बवासीर का इलाज करता हूं, लेकिन बवासीर की वजह से अनीमिया, उसको नहीं बात सुनने को तैयार, नहीं ना तैयार उसको सुनने के लिए कि ये कहता है अनीमिया जो होता है वो बवासीर की वजह से होता है, पाइल्स की ब्लीडिंग पाइल, उसको सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक मेरे बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा होता, वैसे लिखा होगा उसने। आप जाके उस क्लिनिक पे देखें, जो क्लिनिक इस किस्म की बात करता है उसके बोर्डों पे ये 75 बीमारियों के नाम लिखे होंगे, लेकिन वो बीमारी की बात नहीं करता। मरीज से बीमारी की नहीं बात है। मैं बवासीर का, मैं चंबल का इलाज करता हूँ, मैं हेपेटाइटिस B-C का इलाज करता हूँ, मैं कैंसर का इलाज, वो पूरी एक लिस्ट लगी होगी, देखना जरा ऐसे क्लिनिक, वही बात करते हैं सबसे ज्यादा, जहां बीमारी का इलाज नहीं करते। बीमारियां सारी लिखी होंगी बाहर, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उस बीमारी का वो लोगों को पता है, ये मुझे ये बीमारी है ना, वो बीमारी लोगों को पता है। कोई बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट था ना, तो उसका एक शागिर्द था, तो जब वो उसने सारा तस्वीर बनाना बड़ी खूबसूरत सीख गया वो, तो उस्ताद ने कहा, उस्ताद को कहता है मैं इस काबिल हो, उसने कहा नहीं तुम बस बिल्कुल इस काबिल हो गए, अब तुम जाओ, मेरी तरफ से तुम फारग हो। तो उसने अपना टेस्ट लिया, जाके एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाई और शहर के चौराहे में जाके ने लटका दी और उस पर लिख दिया नीचे, इसमें कोई नुक्स है तो निकालो। और सुबह गया ना तो सारी तस्वीर काली हुई थी, जगह जगह लोगों ने ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार मुझे तो उस्ताद साहब ने कहा था कि तू तो बिल्कुल ट्रेन है, जा अब। तो मेरे साथ वो रोता रोता वापस आया, उस्ताद को बताता है कि यार उस्ताद जी तुसी तो क्या जी, तू तो बिल्कुल सीख गया सारा, मैं तेन सारा कुछ सिखा देता है, तो मेरी तो तस्वीर के साथ ये असर, उसमें तो इतने नुकाइश लोगों ने निकाले हैं। उसने कहा एक तस्वीर और बना, उस पर लिख नीचे नुक्स निकालें और इसको ठीक भी करें, नुक्स निकालें और ठीक भी करें। ये जितने हैं ना, ये नुक्स निकालने वाले हैं, इनको ठीक करना नहीं आता। ठीक करने के लिए डॉक्टर अली मोहम्मद बनना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती है, उस पर जेनेटिक्स पढ़ना पड़ता है, उस पर बैक्टीरिया वायरस पढ़ना पड़ता है। भाई मेरे, नुक्स निकालना बड़ा आसान काम है। हमने जिंदगी में नुक्स निकालना नहीं सीखा, हमने ये सीखा कि ठीक कैसे किया जाता है।
हमने सारी जिंदगी इस बात की स्ट्रगल की कि नुक्स मत निकालो, ठीक करने की सलाहियत पैदा करो। मैं 15 साल की उम्र में ना, जब मैं 76-7 की बात है, मैं 15 साल की उम्र में था तो मैं अखबारात के फ्रंट पेज पे छपता था। 15 साल में मुझे सियासत का शौक होता ना तो मैं भी आज वजीर होता। जो बच्चा 15 साल की उम्र में ना अखबारात के फ्रंट पेज में छप रहा था वो ना, तो मैं उस वक्त एक पीटीवी होता था, एक पीटीवी, और मैं न्यूज में लाइव आता रहा हूं। मैं सारी बातें जानता हूं, मैं हिसाब लेना भी जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये मखलूक तैयार कर रहा हूं, ये जवाब दे, मेरा काम जवाब दे। मैं लोगों को जवाब नहीं देना चाहता, जवाब मुझे बहुत अच्छी तरीका आता है। मैं उस वक्त ही वजीरों और बादशाहों के गिरेबान पकड़ लेता था। जवाब मुझे देने बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन मैं अपने काम से जवाब देना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का मोटो, मैं 15 साल की उम्र से बड़ा ट्रेंड हूं, जवाब देने मेरे बड़े अच्छे आते हैं, और मैं जुबानें लोगों की खींच भी लेना जानता हूं कि किस तरह खींची जाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा काम जवाब दे। जब तक मेरा काम जवाब नहीं देता, जुबानी कलामी नुक्स निकालना तो खुदा के भी लोग नुक्स निकालते हैं, लोगों ने नबियों और वलियों के भी नुक्स निकाले हैं, निकाले या नहीं निकाले, लेकिन मखलूक की मखलूक उनकी पैरोकार हुई। मखलूक की मखलूक सदियों से उनकी पैरोकार है, तो इसका मतलब है उनके काम की लोग पैरोकार हैं। तो हम जवाब देंगे, अपने काम से जवाब देंगे। उस तरह जवाब देना, मैं बड़ा पुराना ट्रेंड आदमी हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं जब 15 साल की उम्र में था तो मैं उस वक्त भी मेरे जो उस वक्त के वजीर और एमएनए सेनेटर से मुझसे पनाह मांगते थे, लेकिन मैंने तो अपने आप को मार दिया। वो गिरेबान से हाथ पकड़ना मैंने छोड़ दिया, मैं काम पे लग गया। मुझे ये अक्ल आ गई कि काम से इंसान की दुनिया में इज्जत है, काम से इज्जत है। लोगों के गिरेबान पकड़ने से इज्जत नहीं मिलती आपको कभी भी, काम से इज्जत मिलती है। काम से आपने दुनिया में लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए क्या किया है, इससे बेहतर वो कहता है ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसको आपने कंसीडर करता है। वहां अर्निका है, वहां पिट्यूटरी है, वहां ओपियम बहुत अच्छा काम करती है। डिसेंट्री, बंदे को डिसेंट्री लग रही है, आप उसको एनीमिया की दवाई, जब तक आप डिसेंट्री नहीं रोकेंगे उसका एनीमिया नहीं ठीक होगा। और इसमें आपको एक हमारी बहुत अच्छी दवाई है डिसेंट्री को, इसको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल करें, या बेसिलिनियम का एज ए इंटरकरेंट रेमेडी का इस्तेमाल करें। और फिर आपके पास एलोज है, मर्कसाल है, मरकार है, कुर्ची है, चिपारो है, ये वो दवाइयां हैं जिससे आप डिसेंट्री रोक सकते हैं। तो इससे आप जो है ना डिसेंट्री रोकेंगे तो उसका एनीमिया भी ठीक हो जाएगा ना, सोर्स आप बंद कर देंगे। नेक्स्ट, हाँ, पाइल्स के लिए पीछे जरा लाएं। पाइल्स की ब्लीडिंग जो है ना जी, वो बहुत अच्छा, आप नक्स सल्फर दें, और लेक्सिस इतना अच्छा रोकती है। हमारी रूटीन की प्रैक्टिस है कि लेक्सिस पाइल की ब्लीडिंग को बहुत अच्छा रोकती है। और उसके बाद एमामेलेस है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये वो दवाइयां जो पाइल की ब्लीडिंग को रोकेंगी, तो उसका एनीमिया ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये अब और भी कोई कॉजेज हो सकती हैं ना, हमने तो एक आपको खाका दे रहे हैं, ब्लड लॉस की कॉज को पकड़ें, उसका हल ढूंढें, उसके लिए रेमेडी दें, वो ठीक हो जाएगा तो उसका एनीमिया ठीक हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है। वो कहता है मलेरिया में भी क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, बनता भी नहीं है और लॉस भी होता है। इसके लिए उसने एक दवाई है जो बड़ी मतलब सिंथेसिस में भी लिखी गई है और मर्फी ने भी लिखी है,
और भी बहुत सारे डॉक्टरों ने कि ये एलिस्टोनिया, अगर एलिस्टोनिया को पढ़ें तो वो कहता है कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है हमारे, उसकी वजह से अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो एलिस्टोनिया। और मलेरिया आप उसको साथ दे दें आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के, तो आप उसको उसके लॉस को रोक सकते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज है सी के डे, इसमें जो मैकेनिज्म है वो मैंने थोड़ा सा डाला है मैकेनिज्म। इसमें मैकेनिज्म है कि जब किडनी फेलियर में जाता है तो इसके अंदर एक एंजाइम है एरिथ्रोप्यूटिन, ये बनना कम हो जाता है। ये जो है ना हीमोग्लोबिन को स्टिमुलेट कराता है, किडनी में ये प्रोडक्शन होती रहती है इसकी। तो किडनी के पेशेंट्स के अंदर वो कहता है कि ये जो इसको एरिथ्रोप्यूटिन जिसका जिक्र डॉक्टर नैयर ने भी किया है, और हीमोप्यूटिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन cytokine secreted by the kidney in the response to the cellular hypoxia. It stimulates red blood cell production. Erythropoiesis in the bone marrow, low level of EPO are constantly secreted sufficient to compensate for the normal red blood cell टर्नओवर। तो ये आपसे अगर ये कोई पूछता है, फर्ज करके कोई ये सवाल ही कर लेता है, जी आप गुर्दे एक बंदे का फेल है और उसकी अगर एचबी लेवल जो है वो नहीं बन रहा, तो आपको सवाल ही कर लेता है, तो क्या उसकी रीज़न हो सकती है? तो उसकी रीज़न क्या है? वो आप ये कहेंगे जी एरिथ्रोपोइटिन जो प्रोटीन है ये उसकी नहीं बन रही होती, रिड्यूस हो जाती है, इसलिए उसका हीमोग्लोबिन जो है वो मिकदार में कम हो जाता है। अब जब किसी चीज की प्रोडक्शन रुक जाती है तो फिर हमने कहा कि उसमें कोई जेनेटिक रीजन भी आ जाती है, और जब जेनेटिक कोई रीजन आ जाती है तो फिर एक्सरे का इस्तेमाल वहां बड़ा जरूरी है, या कार्सिनोसन का इस्तेमाल। लेकिन किडनी फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए फिर आपके पास मॉर्फिनम है, फिर आपके पास एल सीरम है, फिर आपके पास जिंजबर है, फिर आपके पास क्यूप्रोमास है, मरकार है, कॉर्टिजोन है, क्रोटेलिस है, बेशुमार दवाइयां किडनी फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए। तो फिर आपने अनीमिया की तरफ नहीं जाना, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी की तरफ नहीं जाना, आपने रीनल फंक्शन को इंप्रूव करना है। किसको इंप्रूव करना है? रीनल फंक्शन को इंप्रूव करना है, तब जाके ये जो एंजाइम है ये बनेगा, उसका हीमोग्लोबिन ठीक होगा, अदरवाइज नहीं ठीक हो सकता। कुछ समझ आ रही है? ये उनको भी समझाएं जिनको नहीं समझ आती। आपका फर्ज बनता है ना, आपका फर्ज बनता है, मेरा फर्ज नहीं बनता, आपका फर्ज बनता है। हाँ जी। क्रोनिक लिवर डिजीज CLD है और सिरोसिस है, तो फिर क्या होगा? फिर भी ब्लड नहीं बनेगा। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस है और फिर CLD है, सिरोसिस है, तो उसमें क्या होता है? फिर उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ने आपको होता है वेरिसिस जो है ना वो ब्लीड करनी शुरू कर देती है, उसको ब्लड वोमिटिंग होगी। तो क्या करेंगे हम? उसको अनीमिया की दवाइयां देंगे, उसको ब्लड की क्या करेंगे? फिर जब तक वो बेचारा सिरोसिस से नहीं निकलता, आप उसका एनीमिया कैसे, कौन सी साइंस है जो उसको ठीक कर सकती है? बताएं ना, मुझे भी बता दें ताकि मैं भी उस पर अमल करना शुरू कर दूं। कोई है ऐसी साइंस? तो भाई मेरे, आपने सिरोसिस को ठीक करना है, आपने CLD को ठीक करना है, तो उसकी ब्लीडिंग को रोकना है। जब तक वो नहीं रुकेगी उसका एनीमिया कैसे ठीक होगा? और फिर आप 300 दवाइयों में से कैसे सिलेक्ट करेंगे? कैसे सिलेक्ट करेंगे जब तक आपको कॉस्ट पे आप नहीं पहुंचते, आपकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी में अक्सर जो है जो लंग से ब्लीडिंग होती रहती है, उसका ब्लड लॉस होगा। आपने ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करना है,
क्या कर देनी है? ट्यूबरक्लोनियम देनी है, आपने फास्फोरस देनी है, आपने आर्सेनिक आयोडाइड देनी है, आपने एक्लीफा इंडिका देनी है जो ब्लड को ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करना है। फिर ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करती है गैलियम एसिड ठीक करता है, फिर थ्रीडियन ठीक करती है, फिर एगारिकस ठीक करती है। बेशुमार अद्वियात हैं जो ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने वाली है हमारे पास। मुझे अब वहां जाएंगे। मोस्ट कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करने वाली दवाइयां जो है हमारे पास ट्यूबर है, फास्फोरस और बहुत कॉमन है फाइडाइड। इसी तरह सिस्टेमिक लोपस है, SLE है। आप SLE की वजह से आपका ब्लड लॉस हो रहा है, आप उसको ट्रीट करेंगे। हेपेटाइटिस C है, आप हेपेटाइटिस C को कंसीडर करेंगे, आप हेपेटाइटिस B को कंसीडर करेंगे। फिर वर्म जो है इन्फेस्टेशन है, पेट के बच्चों के कीड़े होते हैं, उसकी वजह से ब्लड लॉस भी होता है, ब्लड बनने भी नहीं वो देते। मतलब जो खुराक वो खाता है वो कीड़े खा जाते हैं पेट के अंदर। तो ऐसे बच्चे आपको अनीमिक नजर आते हैं। आप उनको टनों के साथ जनाब आप उसको पिला देना आयरन, क्या होगा? होगा कुछ। जब तक आप उसको साइना नहीं देते, जब तक आप उसको ट्यूबरक्लोनियम नहीं देते, जब तक आप उसको ट्यूक्रोमेरा, उसके कीड़े बनने बंद करें ना। जब उसके कीड़े बनने बंद हो गए उसका अनीमिया ठीक हो जाएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यह भी एक वजह है। ऑटोइम्यून डिजीज है, आप उसको एड्रेस करेंगे। ऑटोइम्यून डिजीज की लंबी कहानी है पूरी। डॉक्टर साहब आपको बता के नहीं गई, मैंने अपना लहदा लेक्चर तैयार किया, उन्होंने लहदा तैयार किया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ मैचिंग हो रही है। तो हम इसको एड्रेस करेंगे। यहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सोर्स क्या है? पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या सोर्स है जिसका। स्ट्रेप्टोकोकस है, तो स्ट्रेप्टोकोकस है, फिर स्ट्रेप्टोकोक्सिन पोटेंटाइज होके आ गया, आप उसको एड्रेस करें। फिर आप इसको ड्रोसरा दें, मेडोरिदम दें, फिर इसकी और कालमिया बड़ी दवाई है, लीडम है, कॉल्चिकम। अब इन चीजों को फिर एड्रेस करेंगे, फिर जाके आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट, ये मैं अब क्रोनिक ब्लड लॉस की तरफ हम देखें किस तरह हम जा रहे हैं और किस तरह हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। टाइफाइड है, फिर मैलेग्नेंसी है। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो ब्लीड करते हैं। यूट्राइन कैंसर है, ब्लीड करता है। ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लीड करता है। लिवर के अंदर है, लंग्स कैंसर है, ब्लीड करता है। आप उसको एड्रेस करेंगे। अब जहां जो है, जो AML है, CML है, ये अलग है, इसमें इसने डाल दिया हमने, ये अलग है। लेकिन ये चूंकि कैंसर की किस्में थी, हमने इसने डाले, ये हम जाएंगे वहां जहां ब्लड इंपेयर बनता नहीं है। लेकिन हमने मैलेग्नेंसी यहां कौन सी डाली है? जो ब्लीडिंग कैंसर इसलिए डाला कि जो बहुत सारे कैंसर आपके ब्लीड करते हैं। मतलब प्रोस्टेट कैंसर ब्लीड करता है, यूट्राइन कैंसर ब्लीड करता है, GIT के कैंसर ब्लीड कर सकते हैं, लंग्स का कैंसर ब्लीड कर सकता है। तो वो जहां कैंसर में अंदर ब्लीडिंग आ गई, तो वो ब्लीडिंग मोस्ट कॉमनली हम रोकते हैं, उसको कार्सिनोसन दे के हम क्रोटेलस से रोकते हैं, जो कैंसेरियन ब्लीडिंग्स होती है। फास्फोरस रोकती है, फेरम फास रोकती है उसको। जिस हाथ से लगाई जाए ना, मैलेग्नेंसी ब्लीडिंग जो है सबसे अच्छा जो है ना वो कार्सिनोसन, उसका क्रोटेलस बहुत अच्छा मैलेग्नेंसी की ब्लीडिंग को रोकता है। फास्फोरस बहुत अच्छा रोकता है। लेकिन अगर आपको मिनरल ग्रुप से जाना है, फास्फोरस फेरम फास है, लेकिन आपको पॉइजन ग्रुप्स में से जाना है तो क्रोटेलस है। अब IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स है। अब वो न्यूट्रिशनली प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बंदा खाना खाता है तो वो डाइजेस्ट ही प्रॉपर नहीं करता, वो बार बार स्टूल पास करता है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ना, वो बेसिकली हमने तीन वजूहात मैंने ढूंढी हुई है इसकी। एक तो कैंसर हिस्ट्री वालों को ये होगा, TB वालों को ये होगा, टाइफाइड वालों को ये होगा। ये कॉमन है इनमें। हम जो कैंसर हिस्ट्री वाले हो, हम उनको कार्सिनोसन बेसिलिनियम एलोज देते हैं, उससे रुक जाता है।
टाइफाइड वालों को हम बेसिलियम टाइफाइड एलोज देते हैं, उससे वो रुक जाता है। अगर साथ कोई क्रैम्प श्रैम्प पड़ रहे हैं तो साथ मर्कसाल होती है दे देते हैं, या मरकार दे देते हैं। तो ये तो यहाँ ही ठीक हो जाता है। हमने हजारों सैकड़ों लोग इससे ठीक किए IBS के। फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बड़ी आंच से उस पे अल्सर होकर वो ब्लीड करता है, बहुत मतलब कॉमन फीचर है। हम इसको एड्रेस करेंगे। यहाँ नक्सफमीका है, यहाँ कार्सिनोसन है, बेसिलिनियम है, एलोज है, मर्कसाल है, मरकार है। तो ये साथ रिकवरी के लिए आप उसको चाइना दे सकते हैं, साथ साथ रिकवरी भी हो जाएगी, ब्लीडिंग भी रुकेगी। चूंकि ब्लड लॉस की रिकवरी जो करानी है ना उसने, एक तो ब्लड लॉस को हमने रोकना, साथ रिकवरी लेनी है। तो रिकवरी चाइना कराएगी, रिकवरी काली कार्ब कराएगी, रिकवरी लेसिथीन करवाएगी, रिकवरी जो है वो वेनेडियम करा देगी। तो ये रिकवरी साथ कराएंगी। लेकिन अगर आप रिकवरी की मेडिसिन देते हैं लेकिन आप काज को रोकने की मेडिसिन नहीं देते तो फिर बात ही नहीं बनेगी। तो सबसे पहले काज रोकना है, फिर रिकवरी की तरफ साथ साथ चल पड़ना है। काज रोके, और बाद दफा काज रोकने से रिकवरी आ जाती है। ब्लड तो आप बोतलों की बोतलें लोग नहीं देते, फिर रिकवर हो जाता है। तो आप यही समझे ना कि उसने ब्लड डोनेट किया है, किसी बीमारी की वजह से निकल गया उसका, आप उसकी वो डोनेशन उसको रोकेंगे, साथ आप उसकी रिकवरी के लिए देंगे तो ब्लड तो रिकवर हो जाएगा। मामला कहां होता है कि वो जो कॉज है उसको रोकना होता है। रिकवरी करना कोई मसला नहीं है, लेकिन रिकवरी तब होगी कि वो उधर रुकेगा तो तब रिकवरी होगी ना। नेक्स्ट, अच्छा इस पे आगे सीलियक डिजीज, गंदम से जिसको एलर्जी होती है, वो बंदा गंदम नहीं खा सकता। गंदम नहीं खा सकता तो उसमें अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो ब्लड ही नहीं, तो कैसे। तो ये वो सीलियक डिजीज हमारे पास, सीलियक डिजीज की बहुत कॉमन कॉज है ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर हिस्ट्री। तो हम सिंपली, अगर आप सीलियक डिजीज की मेडिसिन पे आप जाएंगे तो आपके पास लाइकोपोडियम बहुत बड़ी दवाई है। आपके पास एक तो लाइकोपोडियम बड़ी दवाई है, लेकिन हम इसको रोकते हैं। एलस्टोनिया भी इसकी बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन हम इसकी कॉज को हम कंसीडर करके ना हम यहां देते हैं बेसिलिनियम को और एलोज को। एलोज भी जो है ना गट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एलोज बहुत बड़ी दवाई है आंतों की। और कैंसर हिस्ट्री वालों को हम कार्सिनोसन और बेसिलिनियम एलोज लगा के यूं देते हैं, साथ आप इसको एलस्टोनिया दे सकते हैं। लेकिन लाइकोपोडियम बहुत अच्छा गट्स पे, उसका भी असर है आंतों पे। तो बेसिक जो हमने सोर्स पकड़ा है वो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस है। ये कैंसर हिस्ट्री में जो लोग हैं उनको जो है सीलियक डिजीज होती है। और साथ एडिशनली आप उनको ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं साइकोटिक तो नहीं है। जब सीलियक डिजीज ठीक होगी तो उसका अनीमिया ठीक हो जाएगा। यूट्राइन ब्लीडिंग, फेब्राइड ब्लीडिंग, अगर यूट्राइन में से एक तो ऊपर हमने मेनोरेजिया में देखा है फेब्राइड, ब्लीडिंग फेब्राइड में हमारे पास जो वो एपिस्टेरिन है, हमारे पास फास्फोरस है, हमारे पास एस्टी लागो है, हमारे पास इरिजरॉन है, हमारे पास थैलास्पी है, हमारे पास क्रोटेलस है। ये फेब्राइड ब्लीडिंग की दवाई है। तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करें, तब जाके उसका एनीमिया ठीक होगा। नेक्स्ट ये लिख दें यार, यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए स्पेशली फेब्रॉइड्स के लिए एस्टी लागो है, फास्फोरस है, एपिस्टेरिनम है, इरिजरॉन है, थैलास्पी है, बहुत कॉमनली ये यूज होती है। मतलब ये या तो हम फास्फोरस एस्टी लागो वो रोक देती है, वो न रोक, इरिजरॉन रोक देती है। इरिजरॉन अगर ना रोके तो बहुत थैलास्पी रोकती है बहुत अच्छा, या फिर क्रोटेलस बहुत अच्छा रोक लेती है। नेक्स्ट,
बस ठीक है, काफी है। अब आ जाता है इनपेयर ब्लड प्रोडक्शन, सेकंड पार्ट ऑफ द। इस ड्रग्स को मुझे करना चाहिए था, ड्रग्स पे भी हम इसके बाद हम ड्रग्स पे भी करेंगे, लेकिन ड्रग्स का सवाल जो है ना आपका, जो ये 3 सवालों के साथ क्योंकि ऊपर ड्रग्स का सवाल आता है, जो ज्यादा ड्रग्स है तो फिर हम ड्रग्स को ही पे चले जाएंगे। ब्लड लॉस है तो ब्लड लॉस पे जाएंगे, और प्रोडक्शन का अगर प्रॉब्लम है तो प्रोडक्शन पे जाएंगे। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन, फोलिक एसिड, पर्सनिस एनीमिया। हेलो, अच्छा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में डॉक्टर साहब ने भी आपको बहुत बताया कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और इसके लिए हमारे पास ये जो विटामिन B12 नहीं बन रहा, तो इसके लिए आपको ये याद रखें, जहां कहीं मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपको ये समझें कि इस फैमिली के अंदर कोई पीछे क्रोनिक डिजीज चल रही है, लिहाजा जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया। वहां आप एक्सरे का, कार्सिनोसम का, सोल का, ट्यूबर का, मेडोरिनम का, सिफलिनियम का ये इस्तेमाल लाजमी करेंगे, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। लिहाजा आपने इन चीजों को वहां एड्रेस करना है। जहां मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है, तो जहां मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है, वहां एक्सरे के अलावा अब तो बहुत सारी मैंने 1-2 अभी रेपर्टरी देखी है, सिंथेसिस में भी पहले नहीं था इनका, तो अब तो इसमें भी एक्सरे का जिक्र आना शुरू हो गया है, क्योंकि हम भी तो 15-20 साल से लगे हुए हैं ना बोल बोल के, तो अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हीमोफीलिया, फैक्टर 8-9 की डेफिशिएंसी है हीमोफीलिया, हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा भी हुआ है। आप इसको ट्रीट करेंगे, वो चैप्टर देख लें, वो लेक्चर उठा के देख लें, इसको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि मैं एक के पीछे पड़ जाऊंगा तो बड़ा लंबा मुश्किल काम हो जाएगा। इसी तरह एड्स है, एड्स जो है भी ऑटोइम्यून डिजीज है, इसके तरफ भी आपने ध्यान देना होता है। एड्स पे मैंने आगे काफ़ी बात की भी है, इसमें भी वही चीज़ें हैं हमारी, एक्सरे है, कासी है, ट्यूबर है, मेडोरिनम है, थूजा है, जो एड्स की दवाइयाँ हैं। और सिफिलिटिक एनीमिया, आप कोलोट्रोपस को उठा के पढ़े और बोरक में उसने एटैलिक लिखा हुआ है, बोरक में उसने एटैलिक मार्किंग की हुई है सिफिलिटिक एनीमिया की, कैलोट्रोपस। वो कैलोट्रोपस जो है ये हमारी बहुत कॉमनली तो सिफिलिस के लिए हम सिफलिनियम और मर्कसाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैलोट्रोपस भी जो है सिफिलिटिक मेडिसिन है। शिगीला, ये डेसेंट्री का जो बैक्टीरियल डेसेंट्री है, इसका हम ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं। आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स आ जाता है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर अगर डिफेक्ट आएगा, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आया, यहां भी आपको एक्सरे, कार्सी, ट्यूबर, मेडोरिनम उसको अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये सेल की स्ट्रक्चरल फॉल्ट आ गया। तो स्ट्रक्चरल जो फॉल्ट होता है ये बेसिकली जेनेटिक फॉल्ट होता है। फिर आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट आ गया, फिर आरबीसी एंजाइम डिफेक्ट है, G6PD। ये G6PD होता है, लेकिन ये ट्रिगर करता है ड्रग से। ये ट्रिगर करता है जब वो किसी को मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया के लिए जब दवाई दी जाएगी तो ये ट्रिगर कर जाएगा। इसके लिए
वो सल्फोनामाइड ड्रग्स कहते हैं, वो ज़्यादा इसको तंग करती है, तो वो लोग अक्सर इस्तेमाल करके आए होते हैं कि सल्फोनामाइड खाई है तो उससे ट्रिगर हो गया। एंटीबायोटिक बाज ऐसी हैं जो है वो रिएक्ट कर जाती हैं, उससे हो जाता है। तो आप ये देखें कि उसको कहीं G6PD तो नहीं है और उसको किसी ड्रग्स की वजह से, तो फिर इस ड्रग्स को आपने एंटीडोट करना है। नक्सवामिका दे दें, फौरन एंटीडोट हो जाएगी। यस, अगर उसने सल्फोनामाइड खाई हुई है तो सल्फोनामाइड आपके पास पोटेंटाइज फॉर्म है, उसको आप उसको खिला दें। आ गया समझ? मैं तो कहता हूं, मैं अनीमिया की बंदा क्लिनिक खोल के बैठ जाए, कितना मजे की चीजें हैं और कितनी बड़ी मतलब इसमें काम है, इतनी बड़ी दवाइयां हैं, इतने बड़े सोर्स हैं। आप इस पे एक बंदा फोकस कर। मैं तो अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, यार आपका अगर ज्यादा काम नहीं, किसी एक को पकड़ लो यार, कहीं बैठ जाओ, किडनी को पकड़ लो, एनीमिया को पकड़ लो, मतलब आप रूमेटोलॉजी की पकड़ लो यार। इतनी इतनी बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं। आप देखें ना, आप सिर्फ कहें मैं एनीमिया को ठीक करता हूँ, इस लेक्चर को सामने रखें और 300 दवाइयां पढ़ें और ये सोर्स देखें, पढ़ें, कैसे इलाज का होना शुरू नहीं हो जाएगा। हम तो सारा दिन वो फिरते रहते हैं ना, अभी कैंसर वाला, अभी रीनल फेलियर, अभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अभी फलाना फलाना, अब स्टोन आ गया। लेकिन अगर बंदा एक पे फोकस कर दे तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको कामयाबी ना हो उसमें। इतना मतलब टॉपिक है एनीमिया का, इसकी डिटेल स्टडी की जाए, इसकी काजेज को पढ़ा जाए, इसकी दवाइयों को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो क्यों नहीं ठीक हो सकता। नहीं, आप कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि जिसकी कैपेसिटी यार इतनी नहीं मानती कि मैं सारे पासे घूमूं, ज़रा हमने, हमारी तो शुरू से प्रैक्टिस ऐसी, मेरी तो सच्ची बात ऐसी बनी हुई है कि मैं आप किसी एक पे फोकस नहीं कर सकता, हम तो उसमें चलते हैं। और मैं सारी जिस भी टॉपिक को मैं देखता हूं, हम इसी तरह समझते हैं उसको, इसी तरह उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी तरह उसकी डेप्थ में जाते हैं। और यही वो जो तरीका है क्विक डायग्नोसिस का, यही वो तरीका है। जो लोग कहते हैं ना, ये क्या ऐसे, ये क्या हो सकता है एक में, चलो जी उठो जी, चलो जी उठो जी, चलो जी उठो जी, ये कौन सा तरीका है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ये वही तरीका है कि इस पे पूरी मेहनत की जाए। आपके पास एक क्वेश्चन एरिया हो, आपके पास दवाइयां हो, तो क्यों नहीं ठीक हो सकता भाई। मैंने 3 बेसिक क्वेश्चन रेज किए, 3 बेसिक क्वेश्चन, ज्यादा तो नहीं रेज किए, मैंने 3 बेसिक क्वेश्चन रेज किए। ब्लड लॉस, प्रोडक्शन, ड्रग्स, 3 क्वेश्चन रेज किए। 3 क्वेश्चन को आपने समझना, तो 3 क्वेश्चन की इतनी डिटेल है, हमने तो 20 साल लगाएंगे इन 3 क्वेश्चनों को समझने के लिए। उससे पीछे इन्वायरमेंटल कॉजेज भी बड़ी हैं। आपको, आपके लंग्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही जो हीमोग्लोबिन लेके ट्रैवल करेगी। आप इतनी हाइट पे रह रहे हैं, 8-9 हजार फुट की बुलंदी पे रह रहे हैं। आप पता है, जो पहाड़ों पे लोग ऊंचे ऊंचे जगह पे रहते हैं, उनको, उन दिल वाले मरीजों को वहां मना किया जाता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती उसको। फेफड़ों वालों को वो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती। तो कभी आपके पास उस इलाके का कोई बंदा आ जाता है, तो कौन सी सिम्टम पे आप दो, एनवायरमेंटल, जैसे जो आपकी वनेडियम है, आपकी कॉर्बोवेज है, ये लाइकोपोडियम है, ये फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा देती है। और इन लोगों के जो ऊपर वाले इलाकों में लोग रहते हैं, इनके फेफड़ों के साइज बड़े होते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन रिटेन करने की सलाहियत इनके अंदर होती है। जैसे हम मैं हाइकिंग करता हूं, या जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, इनके दिल के साइज बड़े होते हैं, इनके मसल मोटे होते हैं,
ताकि वो उसको रेजिस्ट कर सकें। क्योंकि जब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब मैं पार्किंग में होता हूँ तो मेरा जो पल्स रेट होता है वो 59, 56, 58, 60 के करीब होता है। जब मैं पीक पे जाता हूँ, एंटीना पे मैं पहुंचा होता हूँ, तो 130, 140 इस पे पल्स चल रही होती है। तो अगर मेरा हार्ट कमजोर है तो उसने तो ब्लास्ट कर जाना है 140 पे और 150 पे जब मैं जा रहा होता हूँ। फिर जो ही मैं वहां रुकता हूँ तो स्लोली वो फिर वापस 160 पे आ जाता है, 60 पे आ जाता है। तो जो लोग ऑक्सीजन ऐसे इलाकों में रहते हैं, अब हमारा बंदा यहां से चला जाएगा 9,000 फुट पे, अक्सर लोग जो जाते हैं मेरा 7,000, 7,500 तो 7,000 तो मरी है, और अगर आप ऊपर नथिया गली वगैरह जाते हैं तो और है ऊपर जो एरिया उनमें, और तो वहां तो सांस लेने को कहेगा मुझे तो सांस की बीमारी हो गई है, या जो दिल के मरीज है वहां एग्रीवेट कर जाएंगे, हार्ट अटैक हो सकता है उनको, आर्टरी नैरो है, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं, ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है और कम हो जाएगी। तो ये एनवायरमेंटल काजेस को भी हमने देखना है, समझ आई? हाँ जी, हमें इतना जल्दी एनीमिया नहीं ठीक होता। ये वही तवीज है जिसको बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, बार बार इसको अप्लाई करें, फिर वो जो चिट लिखेंगे ना उसमें असर होगा। थैलासीमिया पे मैंने बड़ी डिटेल बात की हुई है, हमने हमारा लेक्चर मौजूद है, उसमें एक्सरे, ट्यूबर, मेडोरिनम जो प्रोडक्शन के लिए हमने हमारा जो जहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कार्सिनोसन है, मेडोरिनम है, फास्फोरस है, लेसिथीन है, वेनेडियम है, ये वो जो दवाइयाँ हैं ये थैलासीमिया में काम आती है। दिस इज सिकल सेल एनीमिया है, इसमें भी मतलब ये ग्रुप नीचे आ जाएगा। एप्लास्टिक एनीमिया, ये भी आप समझे ना कि किस्म का मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही, वो कहते हैं कि सारे सेल लो लेवल पे जा रहे हैं। तो सारे सेल लो लेवल पे कहां जाएंगे? जहां पीछे से बिल्कुल ही स्टेम सेल बिल्कुल ही फारग हो गया कि कोई सेल ही नहीं फुल प्रोडक्शन में बना रहा है, इसका मतलब है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ गया, कोई सप्रेशन आ गई है, कोई दवाई ऐसी दे दी गई है कि जिसने बोन मैरो को सप्रेस करके रख दिया है। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि जो बोन मैरो को सप्रेस कर देती हैं। आपकी अपनी ऐसी दवाइयां हैं, हमारी होम्योपैथिक भी हो सकती हैं, एलोपैथिक भी ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि आप जब गलत इलाज करेंगे तो आप उसको सप्रेस करेंगे, वो बोन मैरो इफेक्ट करेगा। जैसे कोई मदर टेंचर में या क्यू में कोई पॉइजनिंग किसी को खिला रहा है तो वो सप्रेशन कर सकता है। इसलिए मैं शोर करता हूं ना कि सोर्स ऑफ ड्रग्स का पता करो कि कौन सी ड्रग्स आप अप्लाई कर रहे हैं और किस पोटेंसी में आप अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए पॉइजन ग्रुप है या मिनरल ग्रुप है वो 1M 10M में इतने नुकसानदेह नहीं हो सकते जितने आपको नीचे वाले आप एक्स में जाते हैं या क्यू में जाते हैं। तो सोर्स तो पड़े ना दवाई का, आप कहीं सप्रेशन तो नहीं कर रहे मरीज की। हेयरिंग लॉ को अप्लाई करें वहां पे। आप जब हेयरिंग लॉ को अप्लाई करेंगे, जो 4 उसके प्रिंसिपल्स, उसको अप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा मैं दुरुस्त ट्रैक पे हूं या गलत ट्रैक पे हूं। तो एप्लास्टिक एनीमिया को एड्रेस करें कि, और यही होगा कि उस पर देखें कि कहीं सप्रेशन नहीं हो रही, बोन मैरो सप्रेस नहीं हो रहा, किसी वजह से सप्रेस हो रहा है तो उसको एड्रेस करें, और फिर जो हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की मेडिसिन है उसको अप्लाई करें। अल्कोहल कॉज है, अल्कोहलिक भी एक कॉज है। शराब लोग पीते हैं बहुत ज्यादा, नक्स फमीका बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होने वाली दवाई है ऐसे लोगों के लिए, नशेइयों के लिए और इवन नारकोटिक्स के लिए। ब्लीडिंग के लिए नहीं, इनकी ब्लीडिंग नहीं, अल्कोहल की वजह से ब्लीडिंग होती है। नहीं, ब्लीडिंग नहीं होती, अल्कोहल की वजह से ब्लड का जो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती ना, लिवर पे अफेक्ट कर रहा होता है, उधर बहुत सारा कर रहा होता है।
कम हो जाती है। नक्सोमी का बहुत बड़ी दवाई है इसके लिए, ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट हीमोलाइटिक एनीमिया में कहते हैं ना सिमिलर हीमोलाइटिक एनीमिया की हमने पिक्चर उठाई है और हमने उसको अपनी हमारी जो मेडिसिन है TNT टेंडोट्रोलस, ये TNT हमारी जो बारूद से दवाई बनती है, इसकी जरा पिक्चर देखें। पढ़ा तो बंदा को पता चलता है ना, जरा इसकी पिक्चर तो देखें ये कहता क्या है। द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ द TNT ऑन द रेड ब्लड सेल कॉर्पसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनीमिया एंड द जॉन्डिस विद देयर सेकेंडरी सिम्टम। उसको जॉन्डिस भी हो जाएगा, उसके रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के मरने की वजह से जॉन्डिस होगा उसको। The hemoglobin is changed so it is cannot act satisfactorily as an oxygen carrier. As a result, we have breathlessness, dizziness, headache. ये मैंने वहां से उठाया पूरा पैरा उसका, बोरक में से हमने बोरक का पूरा पैरा उठा के यहां लगाया ताकि आपको समझ लगे, और आज जाके इसको पढ़ें और हीमोलाइटिक एनीमिया को भी जाके पढ़ लें। फिर इसके साथ एक और दवाई है प्लमोमेट को भी जाके पढ़ लें। हेडेक, फेंटनेस, पल्पिटेशन, अनड्यू फटीग, मसल क्रैम्प्स एंड साइनोसिस। साइनोसिस भी जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो साइनोस हो जाएगा। आल्सो ड्रोजीनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमिया। लेटर स्टेज ऑफ द पॉइजनिंग प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक जॉन्डिस एंड एप्लास्टिक एनीमिया। ये मैंने नहीं प्रूविंग की हुई, ये ऑलरेडी प्रूविंग है। हमने वहां से उठा के आपको समझाने की कोशिश करिए, जरा इसको गौर से पढ़ लें। और जो दो उसने एप्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ये बारूद है, और बारूद जो है वो जाके ये जो ऐसा मटेरियल है, ब्लास्ट मटेरियल है, ब्लास्ट मटेरियल जो है वो जाके DNA को डिफेक्ट कर सकता है, स्टेम सेल पे असर कर सकता है, उसको सप्रेस कर सकता है, बोन मैरो को। बारूद है ना जो ब्लास्ट करता है तो तबाही फैलाता है। तो इसके फंक्शन को भी समझने का, ये मैंने नहीं प्रूव किया, ये ऑलरेडी प्रूव्ड। डॉक्टर साहब ऐसे भी मेरी बात हो जी, वो कहता है इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं, इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं TNT पे, और आपके पास ये ड्रग प्रूव हुई पड़ी हुई, आपको इसका इस्तेमाल नहीं आता। आप शहर के, हाँ जो मेरे लेक्चर के लोगों ने सुने होंगे, आप जाएं बाकी एरिया में, आपको TNT किसी क्लिनिक पे नजर ही नहीं आएगी। और मेरे क्लिनिक पे 25 साल से पड़ी है। हम इसको लिवर सिरोसिस में भी यूज करते हैं, हम लिवर कैंसर में भी इसको यूज करते हैं। तो जॉन्डिस इज द रिजल्ट ऑफ सेलुलर डिस्ट्रैक्शन, सेलुलर लेवल की डिस्ट्रैक्शन करती है, सेल के अंदर डिस्ट्रैक्शन करती है। और एक बात मुझे और याद आ गई, जब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी मिकदार अगर कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है तो आप नाइट्रोमेयर को जरूर याद रखें। नाइट्रोमेयर क्या करता है? फ्लूइड, पानी का कैरियर है। तो जब आप पिक्चर में देखेंगे वो सेल की साइज कम हो रहा है, सेल का मिकदार उसका, तो वो उसको भी आप गौर करें। इसमें इसके अंदर से मेरी एक चीज है, तो वो भी हमारा एक ऐसा मिनरल है। तो वो कहते हैं सेलुलर लेवल की डिस्ट्रैक्शन इन द कंट्रास्ट टू द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो मैं इसलिए यहां इसको पैरे को लगाया कि ये पैरा इतना खूबसूरत है, इतना कीमती है, इतना कॉस्टली है, और सल्यूट उस बंदे को जिसने इस तरह के प्रूव करके आपको दिया हुआ है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे।
उस बेचारे का क्या कसूर है कोई उसका कसूर? नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पहुंच गया हूँ। प्लम्बर मैट नहीं लगाई थी? उसके साथ ही लगे। जरा प्लम्बर मैट लाएं, पीछे करें इसको। नहीं, प्लम्बर मैट अल्लाह तक मैंने कहा था, उसको थोड़ा सा उठा के लगा देते हैं। है कहीं? किधर है? नहीं, खत्म है। बहरहाल प्लम्बर मैट जो है ना, अगर जिस तरह ये में उसकी भी दो तीन लाइनें बड़ी खूबसूरत बोरक में लिखी हुई, आप उसको भी जरा पढ़ें जाके। सेकंड पैरे में है, पहले पैरे में 2-3 लाइनें लिखी, बड़ी खूबसूरत लिखी, वो पढ़ने वाली हैं। वो स्पेशली जो लेड के जो फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, लेड की फैक्ट्री, केमिकल्स और लेड, उनका टोटल फंक्शन वहां लिखा हुआ है प्लम्बर में। और वो भी ए प्लास्टिक एनीमिया और एनीमिया, ये सारा कुछ वो करता है। ड्रग सप्रेशन जो है ये, इसको तो फोकस हमने करना ही करना है। मैंने 3 बेसिक जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें ड्रग सप्रेशन भी था। अगर एलोपैथिक साइड से आता है, नॉक्सवामिका जनरल मेडिसिन है आपकी, जनरल मेडिसिन है आपकी। लेकिन अगर वो कीमोथेरापी करा के आता है या मेलेग्जेंसी की कोई दवाइयां उसने खाई है, तो उसकी वजह से उसके अंदर स्टेम सेल के अंदर डिफेक्ट आ गया, तो फिर सोल है, फिर कैडमियम सल्फ है, फिर आपके पास क्रिस्टाइन है, विंकस्टाइन आपके पास है। विंकस्टाइन भी लिख दें इसमें, एलोपैथिक डोज। इसमें नक्सवामिका है, सल्फोनामाइड है, विंकस्टाइन है। ये वो जो जिस तरह कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन खा के कोई फीमेल आई हुई है, सिपिया है। होम्योपैथिक मेडिसिन की अपनी हर दवाई की एंटीडोट मौजूद है, हर दवाई की मौजूद है। लेकिन आपके पास जो बंदा आया हुआ ना, वो कई 100 खा के आया होगा, लिहाजा सिंपली हम उसको एलोज ही देते हैं। एलोज का फंक्शन इतना है कि जो अंधाधुंध पोटेंसी या मेडिसिन के इस्तेमाल के से जो वाइटल फोर्स डीरेंज हो जाती है, उसको वापस अपनी सतह पे ले आती है। लिहाजा जो होम्योपैथी की तरफ से आया हो उसको आप एलोज दें। बहुत लोग तो कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं, हम कैम्फर का इस्तेमाल नहीं करते। वो स्पेसिफिक अगर किसी मेडिसिन को एंटीडोर करना हो तो आप खुद को, आपको पता होगा मैंने इसको ये दी हुई है। अब मेरा मरीज किसी के पास जाता है या किसी का मरीज मेरे पास आ जाता है, तो उसका तो आपको नहीं पता चलेगा। उसको हम सिंपली वाइटल फोर्स को रेंज में ले आते हैं। ये एक छोटी सी खूबसूरत लाइन लिखी है उसने कि अंधाधुंध दवाओं के इस्तेमाल से, बोरक में शायद लिखी है, बोरक में लिखी है कि अंधाधुंध अद्वियात के इस्तेमाल से अगर वाइटल फोर्स डी रेंज हो जाती है तो एलेज उसको वापस अपनी सतह पे ले जाती है। और मैंने कई सैकड़ों केसेस सिर्फ एलो से ठीक किए, खराब किए हुए। एक डोज दी हमने 200 में और हमने उसको कहा प्लाज्मो, कहते हैं वो, वैसे लोग मेरे बारे में ये भी कहते हैं प्लाज्मो बड़ी देता है, फिर भी लोग उसके पास आते हैं। तो बाज़ दफ़ा प्लाज्मो में भी बड़ी शफा है अगर आप उसका दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। बजाय आप उसको मदर टेंचर दे के मार दें, तो शफा लेने के तरीके अगर आपको गुर आता है तो। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन
की तरफ से लोग आते हैं, और हर्बल मेडिसिन की तरफ से तो आपको पता है पॉइजनिंग भी होती है, मिनरल्स भी यूज होते हैं, यहाँ नक्स व मीका भी इस्तेमाल होती है। लेकिन मेटल्स के जो इफेक्ट्स हैं, ये हर्ब्स में जो हर्बल या जो तिब्ब यूनानी है, इसके अंदर हर्ब का तो नाम है, लेकिन ये ज्यादातर मेटल भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। हर्बल ग्रुप एक लादा है जो आजकल ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि जी हर्ब से लोगों को जो होता है कि थोड़ा सा दिल को तसल्ली सुकून सा मिल जाता है कि जड़ी बूटियों से मेरा इलाज हो रहा है, तो उस हद तक तो बड़े मजे की बात है। लेकिन जो अच्छे हकीम हैं, जो समझदार हकीम हैं, वो मेटल्स को जब मारते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं रहते। लेकिन जब कच्चे मेटल्स आपको खिलाए दिए जाएं तो वो किडनी में बैठ जाते हैं, वो लिवर के अंदर प्रॉब्लम पैदा करते हैं। लिहाजा ये जानना भी जरूरी है कि कोई मेटल खा के आया, कोई अच्छे किसी हकीम से आया या किसी नाड़ी के हथे चढ़ा रहा है, इसको भी बड़ा कंसीडर करना है। उसके लिए पल्सरटीला बहुत बड़ी अच्छी दवाई है, और अक्सर जो है तिब्ब यूनानी के अंदर जो है वो बाज़ दफ़ा कसरत से जो है वो आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं किसी की उस तरह नहीं करता, हमारे लोग भी गलत दवाइयां इस्तेमाल करते हैं दुनिया में और भी, लेकिन जहां भी कोई समझदार बंदा बैठा होता है। अब देखें ना, एलोपैथिक में तो ये बाकायदा उस मरीज को एक चिट पकड़ा दी जाती है साथ कि ये दवाइयां कहीं जाके खानी नहीं है आपने, उस डॉक्टर को बता देना कि मैं इस दवाई से रिएक्शन है मुझे। अक्सर आपके पास मरीज आते होंगे, उन्होंने कहा मुझे सल्फा मेडिसिन से मुझे रिएक्शन होता है, फलां एंटीबायोटिक मैं नहीं खा सकता, मुझे मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ है। अब एस्प्रिन आपको डॉक्टर साहब खुद बता देंगे एस्प्रिन क्या करती है, तो एस्प्रिन को नक्स वोमिका से अब एंटीडोट करें। एस्प्रिन जो है वो पोटेंटाइज होके भी आई हुई है, इसलिए ये देखना होता है कि किस तरफ से मेडिसिन। इंट्राकॉन्सेप्टिव यूज करके आए हो तो सीपिया दें। माने अमल जो अद्वियात होती हैं वो इफेक्ट करती हैं आपके हार्मोन्स को, और वो भी इस किस्म के मसा। इसीलिए आप अगर सीपिया पढ़े तो उसमें सिक्लोरोटिक लिखा होता है, सिक्लोरोसिस, जिसपे खून की कमी का जिक्र उसमें किया गया सीपिया। और वो औरतें जो बच्चे जन्ने के बाद कमजोर हो जाती हैं, सिपिया उनकी बड़ी दवाई है, कार्बोएनिमेलिस उनकी बड़ी दवाई है, चाइना उसकी बड़ी दवाई है, काली कार्ब उसकी बड़ी दवाई है। वो औरतें जो खुराक की कमी का भी शिकार होती हैं और बच्चे जन के भी वीक हो जाती हैं, ये 4-5 दवाइयां अगर आपको इस पे दस्तरस है तो आप उनकी जिंदगी के लिए रहमत का फरिश्ता साबित हो सकते हैं। कलकेरिया फास, सिपिया, लेसिथीन, वनेडियम, एलिस्टोनिया, इरिडियम, ऑरामेट, ये वो ऐसी दवाइयां हैं, कार्बोएनिमेलिस, काली कार्ब, ये वो ऐसी दवाइयां हैं जो न्यूट्रिशन की बीमारी होती हैं और बच्चे पैदा कर भी कमजोर हो जाती हैं। उनको जो अनीमिया होता है आप उनको ये दवाइयां खिलाएं। कालीफास, एसिड फास, चाइना, लाइकोपोडियम, आरामेट, बड़ी मजे की दवाइयां हैं भाई। हम तो मैं कहता हूं ये 3 महीने मेरी दवाई खा लो तुम जवान हो जाओगी, यकीन माने। 3 महीने में अगर खिला दूं ना तो वो कहती है मैं दुनिया पे आ गई हूं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बार्शन। अब बार्शन हो जाता है अनीमिया, आप उसमें देखें काली कार्ब है, उसमें चाइना बहुत बड़ी दवाई है,
काली काप चाइना, मतलब काली काप तो वो औरत जो कहेगी मुझे अबॉर्शन हुआ या मैं बच्चा पैदा करके मैंने सारी जिंदगी में संभल ही नहीं सकी, उसकी तो काली काप दवाई है। औरतों की गम गुसार है, कलकेरिया फास है। अब आ रही है। और अबॉर्शन एक और दवाई है, सेट्रोनेशियम कार्ब, सेट्रोनेशियम कार्ब। अबॉर्शन के बाद फौरी इसको इस्तेमाल किया जाए। ये तो इस तरह रिकवरी देती है कि ये तो मतलब घंटों 2 घंटों के अंदर मरीज को उठा के बैठा देती है सेट्रोनेशियम कार्ब। वो लोग जिनको सर्जरी की वजह से वीकनेस होगी हो या अबॉर्शन की वजह से जिनको या बच्चे पैदा करने के बाद वीकनेस है, सेट्रोनेशियम कार्ब एकदम उठा के बैठा देती है। CM, मैं तो CM की 1 डोज दे देता हूँ, बंदा अगले दिन मतलब खुशी खुशी फिर रहा होता है, फौरी रिकवरी आ जाती है। जैसे किसी ब्लड लॉस से या किसी उसकी वजह से आप अगर आपके पास कोई चारा नहीं होता ना, आप एक खजूर भी उसको खिला देना, 2 खजूरें खिला दें तो फौरी मिनटों में रिकवरी आ जाती है। खजूर इतनी तेजी से रिकवरी देती है। अगर आप कहे ना कि मुझे कोई ऐसा फ्रूट बता दें कि जो मैं फौरी ले लूं तो मुझे रिकवरी मिल जाए, तो आप 2 खजूरें उसको खिला दें, आप देखें 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। ये भी तजर्बा करके देखिए। नेक्स्ट, पल्पिटेशन विद एनीमिया, आर्सेनिकोइडाइज, सेट्रोफेंथिस, मलेरिया, एलिस्टोनिया। आगे जाएंगे, आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। माई एक्सपीरियंस फॉर जेनेटिक कॉजेज, ये ऊपर भी सारा मेरा एक्सपीरियंस इसी था, लेकिन मैं स्पेशली फॉर जेनेटिक कॉजेज एक्सरे, सोल, कार्सी, ट्यूबर, मेडोरिनम, रेडियम, सिफ्लिनियम, फास्फोरस, वेनेडियम, लेसिथिन, मैंगेनम, ये आपके फोकस होने चाहिए। इसके बगैर आपको जो है ना, जहां प्रोडक्शन का वजह से डिसऑर्डर आ रहा है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। अदरवाइज हमने डिफरेंट कॉजेज को डिफरेंट एंगल से हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये दस्तरस में होनी चाहिए, आपके टिप्स पे मेडिसिन होनी चाहिए। फॉर ट्रोमा, अर्निका, कैलेंडोला, एसिड सल्फ, फॉर हेमरेजेस कॉजेज, चाइना, इरिजरॉन, थलास्पी, क्रोटेलस, लेक्सिस, मिलीफोलियम, एरोडो, टेरिलियम, ये क्या लिखा है, अरेडो। अच्छा, नेक्स्ट हमने रेपर्टी डाली है, सिंथेसिस से हमने ये उठाया है। ये देखा है एनीमिया, गौर करें जरा इस पर। मैं जितना सफर कर आया हूं इसमें बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन मैंने इसको डिफरेंट जगह पे डाला हुआ है। किसी सीकी डे में कुछ और डाला हुआ है, उस सिरोस्टिक में और डाला हुआ है, डिफरेंट जगह पे हमने ये सारी दवाइयां, जरा लाइन गिने, एक लाइन में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर से लेने गिन लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये कितनी बनती हैं। ये है सिम्टोमेटोलॉजी। अब नीचे वो लिखता है एकोपाइन बाई किस वजह से है, अबॉर्शन, हेलेट्रिस, कार्बोबैच, फेरम, कालीकार्ब, कालीनाइट्रिकम, कालीफोस, स्केलकार, सिपिया। इसी में ये मैंने नहीं ना पढ़ी अभी, मैं वैसे ऊपर बता कर गया हूं कि वो जो बहुत ज्यादा मेरी प्रैक्टिस में, मैं वो 4-5 दवाइयां मैंने आपको बताई हैं बादशाह। लेकिन आप ज्यादा डिटेल में इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। बोन मैरो
फेलियर, क्लोरम, कॉर्टिजोन, एक्सरे। मैंने इससे ज्यादा दवाइयां बताई हैं। मैंने कहा कार्सिनोसन भी है, मैंने सोल भी बताई है, मैंने ट्यूबर भी बताई है, मैंने मेडोरिनम भी बताई है। इसने एक दवाई हमारी लिखी है सिर्फ एक्सरे, बाकी कॉमन दवाई है। विद कॉन्स्टिपेशन एक दवाइयों की लिस्ट है। कोरिजा, नजले के बाद एनीमिया हो जाता है, उसकी एक नीचे लिस्ट लिखी है। उठाएं जी आगे, इसको बड़ा कर सकते हैं। ये सारी ड्रॉपसी, एमिसिएशन, प्लमोमेट, कमजोरी की, फेंटनेस सी, फेंटनेस अनीमिया, फीवर इंटरमीडिएट, नाइट्रिक एसिड, फीवर एंड डिजीनेस, एस्थेनिक फेरम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेन, साइक्लामेन, जेनेटल कंप्लेन, साइक्लामेन, मलेरिया, सी मलेरिया, एलेस्टोनिया, नर्वसनेस फेरम, पल्पिटेशन, हमने ऊपर आर्सेनिक, वो आपको आर्सेनिक आयोडाइड और वो दवाइयां बताई हैं। पेरिस्पिरेशन, प्रोफ्यूज एसिडिक एसिड, रेस्पिरेशन, प्रोफ्यूज एसिडिक एसिड, पल्सेशन ऑल ओवर द बॉडी, कॉलिकार्ड, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, एसिडिक एसिड, कल्केरिया, सेट्रोफेंथिस, यूरिनरी कंप्लेन, साइक्लामेन, यूरिन कॉपियस, एसिडिक एसिड, वर्टाइगो विद एनीमिया, एक लंबी लिस्ट है। वोमिटिंग विद एनीमिया, एसिडिक एसिड, वीकनेस, सी एनीमिया वीकनेस, फेस रेड डिस्कलरेशन ऑफ फेरम ग्रेफाइट, हेड पेन, इसके साथ एक लंबी लिस्ट। ये रेपर्टरी में आप पढ़ सकते हैं जाके, मैंने इसलिए लगाई है कि जो चीजें अगर फर्ज करें मैं छोड़ भी गया हूं, आप यहां भी देख सकते हैं। जो चीजें मैं छोड़ गया हूं आप इसको यहां भी देख सकते हैं। स्प्लीन कंप्लेन में अक्सर कहता रहता हूं कि स्प्लीन कंप्लेन, एक ही दवाई इसने लिखी है तो मैं तो अक्सर बाबेला करता हूं, साइनोथिस का लिखी है, मैं दो बताता हूं, साइनोथिस भी है, चाइना भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन पेल फेरम, स्प्लीन कंप्लेन, सी एब्डोमिनल स्प्लेन, लेकिन ये इसने वो एक ही दवाई वहां लिखी हुई है, साइनोथिस। ए प्लास्टिक, कार्टिजो, कार्टिको, कार्टिफिन, कार्टिको, कार्टोपिन, ये दवाई है, कार्टिको, कार्टोपिन। एक्सरे, चिल्ड्रन इन कल्केरिया फास, लोक्सोलैक और मेडोरिनम। नेक्स्ट, ये सिर्फ हम इसलिए आपको रेपोर्टी दिखा लें कि आपको अगर कुछ उधर से नहीं मिलता तो आप इस पे चले जाते हैं, लेकिन आपके पास एक पूरी कॉम्पैक्ट स्टडी है, डिटेल स्टडी है। इससे ज्यादा दुनिया के किसी सिस्टम में एनीमिया की दवाइयां नहीं है, इससे ज्यादा दुनिया में किसी सिस्टम के पास, और इतनी कॉजेज जितनी हमने एड्रेस की हुई है दुनिया में किसी सिस्टम ने एड्रेस नहीं की हुई है, दुनिया में किसी सिस्टम ने एड्रेस नहीं की है। और फिर भी हम अगर एनीमिया नहीं ठीक करते तो फिर किसकी नालायकी है? हमारी नालायकी। हम जो भी चैप्टर देखते हैं, उठाते हैं, जो भी समय, हम बड़ी डिटेल से उस पर जाते हैं, अपना साथ एक्सपीरियंस करते हैं, फिर लोगों को बाहर से बुला के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको बड़े डिटेल से। आज आपको जो आपने सारी जिंदगी सिर्फ एनीमिया सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस डिटेल से आपने ना कभी जिंदगी में पढ़ा होगा और ना आपने कभी सुना होगा। अल्लाह हाफिज।